हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीमोलॉजी में। और आज हम बात करने वाले हैं विस्पर थ्योरी के बारे में। विस्पर थ्योरी क्या है, किसने दिया है और इसका वर्क क्या है हमारे केमिस्ट्री में, इसके बारे में हम देखेंगे। ये एक टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का और ये सभी के लिए ज़रूरी है जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे वो क्लास 10th 11th 12th का हो या फिर ग्रेजुएशन का हो, सभी के लिए ये जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। विस्पर थ्योरी क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि कोई मॉलिक्यूल है, उसमें जो एटम्स हैं, उस एटम्स के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और तब तक ये एक दूसरे को भगाते रहते हैं जब तक वो एटम स्टेबल ना हो जाए। बात समझ में आई? इस विस्पर थ्योरी को दिया गया है किसके द्वारा? सिडविक एंड पावेल के द्वारा। दो साइंटिस्ट सिडविक एंड पावेल, इन्होंने मिल करके ये विस्पर थ्योरी को बताया है। इस विस्पर थ्योरी से हम क्या कर सकते हैं? इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, टू प्रिडिक्ट, इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के बारे में। जब इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये कैसे होता है एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मीथेन CH4 में कार्बन क्या होता है? सभी हाइड्रोजनों को जोड़ करके रखता है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को जोड़ करके रखता है। इस हाइड्रोजन के अंदर, या फिर कहें ये हाइड्रोजन एक एटम है तो इसका एक वैलेंस शेल होगा, इस हाइड्रोजन का भी एक वैलेंस शेल होगा, इस हाइड्रोजन का भी एक वैलेंस शेल होगा, इसका भी एक वैलेंस शेल होगा, कार्बन का भी होगा। ठीक, लेकिन इस वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव के फॉर्म में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं बहुत तेजी से। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एक पास आ जाते हैं, आमने सामने आते हैं। जब आमने सामने आते हैं तो इनके बीच में क्या होता है? रिपल्सन हो जाता है, रिपल्सन, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब ये अगर दूर भागेंगे तो क्या इसके पास भी तो आएंगे, इसके पास भी तो आएंगे, तो हाँ, ये सभी एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं। तो जैसे इनके बीच हुआ वैसे इनके बीच भी तो होगा। तो इसके कारण ये क्या होते हैं? एक दूसरे से इतना दूर चले जाते हैं जिसके बाद रिपल्सन 0 के बराबर हो जाए या फिर नियरली हो जाए, जिससे रिपल्सन बहुत ही कम लगे और ये अपने आप को क्या कर सकें? स्टेबल महसूस कर सकें। ये 2D स्ट्रक्चर है, इसको अगर 3D में समझा जाए तो 3D में कैसे होगा ये? जब इनके बीच में होगा तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, कार्बन के बीच में कुछ इस तरह से दिखेंगे। यहाँ पर ये सभी के बीच में, इन सभी के बीच में 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल बनता है। सभी के बीच में, इनके बीच में भी उतना ही होगा, इनके बीच में भी उतना ही होगा, इनके बीच में भी उतना ही होगा और इन दोनों के बीच में भी उतना ही होगा। ये 3D मॉडल के अकॉर्डिंग है। ये 3D अगर हम 2D पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे ही कुछ दिखेगा, लेकिन अगर हम इसको 3D व्यू में देखें तो कुछ अलग सा दिखेगा। कुछ इस तरह से इनके बीच में एंगल्स दिखेंगे, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, कुछ इस तरह से, और इसमें एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ लगा होगा। ठीक, तो इनके बीच में क्या हुआ? रिपल्सन हुआ। ये रिपल्सन इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से होता है, लेकिन हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर रिपल्सन होगा इनके बीच में। हो सकता है कोई यहाँ पर इनसे बड़ा भी मॉलिक्यूल हो जिनमें एटम्स लगे हों और वो क्या करें? उनके वैलेंस
सेल के जो अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो एक दूसरे को रिपेल करें। एक एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिससे दोनों एटम दूर दूर चले जाते हैं। इसको करने से फायदा क्या है, इसको पढ़ने से फायदा क्या है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं टू डिटरमाइन सेंट्रल एटम। किसको डिटरमाइन कर सकते हैं? सेंट्रल एटम को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि कार्बन, मीथेन के अंदर कार्बन ने क्या किया है, सभी हाइड्रोजन्स को जोड़ करके रखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर एक सेंट्रल पार्ट होगा, सेंट्रल एटम होगा, जो क्या करेगा, बाकी के एलिमेंट्स को अपने पास या फिर एक दूसरे को जोड़ करके रखने में हेल्प करेगा। तो ये क्या हो गया, कार्बन सेंट्रल एटम हो गया। इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। किसके मदद से? विस्पर थ्योरी के मदद से। और हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जान सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, किस तरह से काम कर रहा है इसके अंदर, उनके बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इससे हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज कैलकुलेशन किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। कितना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर चार्ज आता है। और क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, इससे हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि सेंट्रल एटम के आसपास में जो ग्रुप्स लगे हैं, जो एटम्स लगे हुए हैं, वो कौन है, कैसे हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। कहाँ से? विस्पर थ्योरी से। तो रिकॉग्निशन ऑफ ग्रुप्स अराउंड सेंट्रल एटम। इसके बारे में हम ये भी जान सकते हैं कि उस सेंट्रल एटम के आसपास में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो एटम्स लगे हुए हैं, एलिमेंट्स लगे हुए हैं, उनके बारे में भी हम सब कुछ जान सकते हैं। इतना बात समझ में आया? ये कुछ पता लगाने का काम है विस्पर थ्योरी के द्वारा। ठीक, अब हम देखेंगे कि विस्पर थ्योरी वर्क कैसे करता है। अब हम देखने वाले हैं कि इसके हेल्प से कैसे एटम अरेंज होते हैं, कैसे ये काम करता है। तो ये काम कैसे करता है? जब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल repulsion between electron pair of valence shell in all atom। सभी एटम के अंदर ये रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से क्या होगा कि ये जितने भी एटम हैं, ये एक मैनर में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। ऑल एटम्स आर अरेंज इन
try to arrange in a manner, एक मैनर में ये अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, रिपल्सन कम हो जाएगा। ड्यू टू दिस रिपल्सन बिटवीन all atom is decrease। रिपल्सन क्या हो जाएगा, इनके बीच में डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएंगे, या फिर यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, मिनिमाइज हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। All atoms stable in a molecule or compound। मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर एटम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। 100% तो स्टेबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके किसके बीच में होता है। सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके किसके बीच में होता है, तो रिपल्सन बिटवीन एक तो होता है लोन पेयर एंड लोन पेयर के बीच में। किसके किसके बीच में, लोन पेयर एंड लोन पेयर के बीच में। दूसरा रिपल्सन होता है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में। तीसरा रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में। सबसे ज्यादा रिपल्सन इन तीनों में से किस में होता है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर एंड लोन पेयर के बीच में होता है। उसके बाद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, मोर रिपल्सन, और यहां पर लेस रिपल्सन। लोन पेयर क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये क्या है, लोन पेयर हैं। ये क्या होते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन हु कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड पेयर या बॉन्ड फॉर्मेशन। जो बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करते। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फॉर्म बॉन्ड बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स, उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। ये इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो उनमें सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके किसके बीच होता है, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होता है। ठीक, अब कुछ जगहों पे ये विस्पर थ्योरी काम नहीं करता। कहाँ पर काम नहीं करता, जहां पर सेम इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वहां, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जब आ जाते हैं तो उनके बीच में ये विस्पर थ्योरी काम नहीं करता। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड
सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के आसपास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, जो बॉन्ड बना रहे हैं, जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ठीक, उनके बारे में, इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में, इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में, ठीक। तो एक फार्मूला होता है Z इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन सेंट्रल एटम। एक सेंट्रल एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक स्पीशीज, मोनो एटॉमिक स्पीशीज। ये होता है फार्मूला। अब इस फार्मूले का यूज करके हम देख लेते हैं कि विस्पर थ्योरी कैसे किसी मॉलिक्यूल के अंदर काम करता है। इस इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल करके फिर हम देखेंगे कि ये कैसे यूज होता है, कैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और हाँ, एक बात छूट गई है, विस्पर थ्योरी किसके बारे में बताता है, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक। विस्पर थ्योरी किसके बारे में बताता है, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। किसी मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो सकता है, लीनियर है, पिरामिडल है, बाइपिरामिडल है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, कैसा है, वो सारा शेप यहाँ से पता चल सकता है। और ये पता हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे इस फार्मूले का यूज करके समझते हैं। का मीथेन है, मीथेन, इस मीथेन के अंदर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसका शेप कैसा होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कार्बन क्या है, यहाँ पर सेंट्रल एटम है। कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम, वो एटम जो बाकी अदर एटम को जोड़ करके रखता है। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है, आपको कभी भी इसको कंसीडर नहीं करना है। यहाँ से हम देखेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो Z इक्वल टू हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको देखेंगे कितने हैं, 4 होते हैं। तो ये हो गया 4। हाइड्रोजन क्या है, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक स्पीशीज क्या होते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, एक ही इलेक्ट्रॉन क्या हो, प्रेजेंट हो। तो हाइड्रोजन क्या है, ऐसा एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। 4 हाइड्रोजन का मतलब कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, मोनो एटॉमिक स्पीशीज ऐड कर दिया 4। अच्छा, यहाँ पर हमने टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज नहीं देखा। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 0 हैं। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर ना ही प्लस का और ना ही माइनस का कोई साइन लगा हुआ है। यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि इनके ऊपर चार्ज
कितना है। ठीक, अब यहां से अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 1/2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 + 4 8। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट जैसे हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है और ये 8 हो गया बाहर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। 2 4 जा 8। ठीक, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 4। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 4 हैं। 4 पेयर इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक, यहां से अब हम देखेंगे कि कितने इस इलेक्ट्रॉन पेयर में से कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है। यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं 4, और किसके साथ हाइड्रोजन के साथ, कुछ ऐसा है ये। ठीक, तो इस 4 पेयर इलेक्ट्रॉन में 4 पेयर कहाँ से आया 1 2 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के। यहाँ पर हाइड्रोजन ने भी क्या किया है कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है। टोटल अब सभी कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर में अगर उनको करें तो 4 पेयर होते हैं। तो चारों के चारों यहाँ पर बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बॉन्ड पेयर यहाँ से कितना हो जाता है, यहाँ से बॉन्ड पेयर कितना हो गया 4 बॉन्ड पेयर हो गया। तो यहाँ से हम लोन पेयर भी देख सकते हैं कि कितना होगा। लोन पेयर निकालने के लिए जेड में से अगर हम बॉन्ड पेयर को माइनस कर दें तो हमें लोन पेयर मिल जाएगा। लोन पेयर इक्वल टू किसके बराबर हो गया, जेड की वैल्यू कितनी है 4 और बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, तो 4 में से 4 गया कितना हो जाएगा 0। मतलब लोन पेयर यहाँ पर कितने हैं 0। यहाँ पर जो रिपल्सन होगा वो किसके किसके बीच में होगा, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। ठीक, जिससे इसका शेप बनेगा। बात समझ में आई। चलिए फिर से एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल NH3। NH3 में सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन क्या है सेंट्रल एटम है। ठीक, सेंट्रल एटम की पहचान ये भी होती है कि किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जिसकी मात्रा सबसे कम हो वो सेंट्रल एटम के जैसे बिहेव करता है या होता है। ठीक, हाइड्रोजन को हम सेंट्रल एटम नहीं मानते, याद रखना है आपको। ठीक, यहाँ सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, याद रखना है आपको। ठीक, हाइड्रोजन में कितने होते हैं 1 1 होते हैं। यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकाला जाए तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे 5 और मोनो। हाँ, यहाँ पर कोई चार्ज है कोई चार्ज नहीं है, चार्ज होता तो प्लस माइनस कुछ लिखा होता। अभी हम एक चार्ज का भी बात कर लेंगे। ठीक, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, तो दोनों को कंसिडर यहाँ नहीं करना है, सीधे हम कहाँ चलेंगे टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कौन कौन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे 3। कैसे, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन में कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन, 3 हो गए यहाँ। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 × 8 और जब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 4 हैं। ठीक, अब इस 4 में से बॉन्ड कितने बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन का आपको स्ट्रक्चर पता हो तो एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें 3 क्या हो गए बॉन्ड पेयर हो गए।
3 क्या हो गए बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना आ गया 3। अब लोन पेयर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे जेड माइनस बॉन्ड पेयर। ठीक, तो जेड कितना है, जेड की वैल्यू है 4 और बॉन्ड पेयर कितने हैं 3। क्या आंसर आ जाएगा 1। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक, एक लोन पेयर हो गया और 3 बॉन्ड पेयर हो गए। मतलब कुछ अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो यहाँ पर एक पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हैं, ठीक, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर रिपल्सन किसके किसके बीच में हो रहा है, एक लोन पेयर भी आ गया, ये लोन पेयर इन दोनों बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। ठीक, और बॉन्ड पेयर वाले भी इलेक्ट्रॉन हैं, तो बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसके बीच में होगा, लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करेगा, इस बॉन्ड को डेविएट कर देगा दूसरे साइड में, ठीक, जिससे इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा और कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो इसका शेप चेंज हो गया। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर कैसे निकाल सकते हैं और फिर निकालने के बाद हम उसका ज्योमेट्री कैसे बता सकते हैं। यहाँ पर हमने नाइट्रोजन अमोनिया लिया था, यहाँ पर हम NH4 और माइनस ले लेते हैं। ठीक, एक हाइड्रोजन और आया, यहाँ पर क्या बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो Z इक्वल टू क्या हो जाता है, Z इक्वल टू हाफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितना है 5, टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज कितना है, एक भी नहीं। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, एक। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसमें से हमने क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया। ठीक, फिर टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम क्या कर देने हैं, इसमें ऐड कर देने हैं। कितने हो जाएंगे, यहाँ पर मोनोवैलेंट कितने हैं 4 हैं, तो हमने इसमें क्या कर दिया 4 ऐड कर दिया। फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और इंटू 5 माइनस 1 कितना गया 4 और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। फिर से वही बात आ गया 8 और जब इसको और हम सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, तो यहाँ पर NH4 4 सेंट्रल एटम के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 बॉन्ड बन चुके हैं। ठीक, 4 बॉन्ड बन चुके हैं किसके, नाइट्रोजन के। एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, कुछ इस तरह का हमें दिखेगा। ठीक, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम ये क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितने, टोटल नंबर ऑफ एटम 4, तो यही हो गया ये बॉन्ड पेयर। ठीक, लोन पेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Z माइनस बॉन्ड पेयर, तो कितना हो जाएगा, Z का वैल्यू हो गया 4 और बॉन्ड पेयर हो गया 4, मतलब आ गया लोन पेयर 0। मतलब NH4 के अंदर एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, NH4 प्लस। ठीक, इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, इतना समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, H2O। ठीक, H2O यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन होगा, ऑक्सीजन। तो आप लोग यहाँ सेंट्रल एटम भी सीख रहे हो, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक,
कितने होते हैं? 6 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ। और सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो 6 हो गया ये सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, फिर इस पे क्या कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2। 2 इसमें हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। कितना आ जाएगा? 1/2 × 8, फिर वही आ गया 4। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो मोनोवैलेंट एटम है वही बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा बॉन्ड पेयर? 2। लोन पेयर कितना हो जाएगा? लोन पेयर के लिए Z-Bp, और ये हो गया 4 - 2 हो गए बॉन्ड पेयर, तो आ गया 2। मतलब यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, और लोन पेयर कितने हैं? 2। इसका मतलब जो ऑक्सीजन होगा ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इसमें 2 लोन पेयर भी देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से। ठीक, अब लोन पेयर दो लोन पेयर आ गए, तो लोन पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा। तो एलपी के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है, और इसके कारण जो बॉन्ड पेयर हैं वो दूर चले जाएंगे। ठीक, जब दूर चले जाएंगे तो वाटर का कुछ स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ये हो गए 2 लोन पेयर, और यहाँ हो गए 2 बॉन्ड पेयर। ठीक, ये हो गया इसका शेप। मतलब विस्पर थ्योरी से हमें क्या पता चला? इलेक्ट्रॉन पेयर से जब रिपल्सन होता है तो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप चेंज हो जाता है। ठीक, आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा। इसी के बारे में हम अगले लेक्चर में फिर से बात करेंगे, थोड़ा और सीखेंगे विस्पर थ्योरी के बारे में।